प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूं। नाज़रीन, परदेश से देश तक में आज की कहानी इटली में मुकीम एक पाकिस्तानी की है और ये कहानी एक 7 मरले के मकान और 4 शख्सियात के गिर्द घूमती है। इनमें से एक शख्स जो है वो मफरूर हो चुका है, जो कि इटली में मुकीम इस शख्स नवीद असगर का भाई है। ये पिछले 11 साल से मफरूर है और इसके अलावा एक शख्स जो है इस पूरे मुकदमे में या केस में कत्ल हो चुका है। आज के इस प्रोग्राम में हम इन तमाम फरीकैन से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके इस वक्त 3 दावेदार हैं इस मकान के। एक दावेदार ये कहता है कि मैं इसका मालिक हूँ, कागजात भी मेरे नाम हैं, और वो वाकई ठीक कह रहा है कि कागजात उसके नाम हैं। 2 फरीकैन ये कहते हैं कि हमने एक शख्स को इस मकान के पैसे अदा कर दिए हैं, इसलिए हम इसके मालिक बन के हैं, लेकिन कागजात उनके पास नहीं हैं और वो अपना दावा सही साबित करने के लिए अदालतों में भी मौजूद हैं और इसके अलावा उन्होंने ताला लगाकर मकान पर कब्जा भी कर रखा है। इसके अलावा ये मकान जो है, जो कि अभी तक बंद पड़ा है, इस पर ताला पड़ा है, इसका में 2 फरीकैन जो हैं उनकी आपस में सुलह भी हो चुकी है, जो कि कत्ल के मुकदमे में है। लेकिन ये फैसला अभी तक नहीं हो पा रहा कि मकान किसका है और जिस शख्स का इस पर दावा है या कागजात के मुताबिक जो इसका मालिक है उसको अभी तक उसका कब्जा नहीं मिल रहा। हम आज के प्रोग्राम में इन तमाम फरीकैन से बात करेंगे और इसके साथ साथ जो कानूनी माहिर हैं आफ्ताब बाजवा साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। वो इन उमूर के माहिर हैं, उनसे हम उनकी राय जानेंगे। इसके अलावा हम राजा जुल्फ़िकार साहब, जो कि दावेदार हैं कि मैं इस मकान का मालिक हूँ क्योंकि मैंने इसके पैसे भाई को अदा कर दिए हैं नवीद असगर के, उनका मौक़िफ़ लेंगे। हमारे नुमाइंदे मंसूर सती साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि रावलपिंडी के नुमाइंदे हैं, जो स्टोरी पर काम कर रहे थे, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनसे हम बात करेंगे। और ऑफ कोर्स इसमें के इस पूरे कहानी के सबसे अहम किरदार नवीद असगर साहब, जिनके नाम पर इस मकान के कागजात हैं, वो इस मकान के मालिक हैं जिन्होंने 2004 में ये ख़रीदा। उनसे हम उनकी राय मालूम करेंगे कि उनके भाई के बारे में उनका क्या कहना है, कि उनके भाई का किरदार क्या है। क्या वाकई इनके भाई ने एक शख्स को कत्ल किया है? क्या वाकई इनके भाई ने 2 अफराद से पैसे पकड़कर इस मकान को बेचने की कोशिश की और फिर कब्ज़ा नहीं दिया, यानी कागजात पर साइन करके नहीं दिए? तो असल कहानी क्या है, तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में होंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मंसूर सती से। उनसे हम तफसीलात पहले लेंगे ताकि आपको मालूम हो सके कि असल में ये कहानी है क्या। तो मंसूर सती साहब बताइएगा, ये 7 मरले का मकान कहाँ वाक़ है? किसने ख़रीदा, किससे ख़रीदा, किसको बेच दिया, क्या एक से ज़्यादा लोगों को बेचा? ये कदीर अहमद, जो कि नवीद असगर के भाई हैं, नवीद असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उनके भाई का इसमें क्या किरदार है? ज़रा तफसील से हमें ये सब ज़रा बता दीजिएगा, फिर हम इस पर आगे बढ़े। जी बिल्कुल असद, ये मामला है 2004 में न्यू मलपर जगह है पिंडी के थाना न्यू टाउन की हदूद में, पीरों वाली गली के नाम से वो जगह, वो गली मशहूर है, जहाँ पे इनका ये 7 मरले का मकान जो नवीद असगर है उनका ये मकान है, उनके नाम ये रजिस्ट्री हुई है और 2004 में इन्होंने परचेज किया था पीर वकास नामी वहीं के, क्योंकि सॉरी जो वहीं के लोग मकामी हैं उनसे इन्होंने परचेज किया था 2004 में। और इसकी रजिस्ट्री जो है वो बाकायदा नवीद असगर के नाम है। और हुआ कुछ यूं कि 2007 में इनका जो भाई है और एक वालदा, नवीद की जो वालदा और एक भाई जो है जिनका नाम कदीर है, वो वहाँ पे रिहाइश पजीर थे और वहीं पे उनका जो वो प्रॉपर्टी के काम से भी वाबस्ता थे। तो 2007 में मार्च की ये बात है कि 2007 में एक तनाज़ा खड़ा होता है, एक प्लॉट के तनाज़े पर, वहाँ चौक में इन्हीं के घर के चंद कदम के फासले पर एक झगड़ा होता है वहाँ पे, और उस झगड़े के दौरान एक बंदा मर्डर हो जाता है, जो राजा जुल्फ़िकार हैं, साबका काउंसलर हैं यूसी 15 से, उनका भांजा शहजाद और शादा, वो मर्डर हो जाता है। और उस जो एफआईआर का मतन था, उस एफआईआर के मुताबिक कि कदीर जो था, कदीर का तनाज़ा था, कदीर के तनाज़े पर राजा जुल्फ़िकार साहब का, ये राजा जुल्फ़िकार साहब, इनके जो भांजा शहजाद, इसके साथ मलिक सजाद वो फोत हो चुके हैं। और इसी तरह ये पार्टी, एक पार्टी वहाँ जाती है, दूसरी पार्टी पीर वकास, पीर बाबर, और ये वो लोग थे, और ओन शाह, ये वो लोग हैं। इनका आपस में प्लाट के उसी तनाज़े पर एक झगड़ा हो जाता है और झगड़े के दौरान फायर लगने से दोनों पार्टियों के, एक पार्टी जो जिसमें पीर वकास हैं उनको फायर लगते हैं, वो भी जख्मी होते हैं, और दूसरी जानिब जो इनके शहजाद है वो भी। अच्छा, एक अब मैं साथ चीजें क्लियर करता जाऊं जो मुझे समझ नहीं आ रही। पहले तो ये बता दीजिएगा, ये 7 मरले का मकान है, प्लॉट नहीं है, घर है, मकान, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो तनाजा खड़ा हुआ 2007 में जाकर, क्या ये इसी मकान पर हुआ या किसी और प्लॉट पर तनाजा खड़ा हुआ? देखिए, मकान, ये प्लॉट कोई और था,
अच्छा, प्लाट किसी और प्लॉट पर तनाजा हुआ था, किसी और प्लॉट का तनाजा था, लेकिन उस तनाजे की जो दोनों पार्टीज जो मेरी उसमें वो कदीर को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया कि कदीर की वजह से, इनके भाई की वजह से ये मामला बना। उस एफआईआर में, जो एफआईआर में भी उन्होंने कहा जी सुलह मशवरा करके उसका नाम नामजद है, वो 2007 के बाद ये मामला आगे चला। आगे चलते इनका वहां जब तनाजा जो कदीर को बुलाया गया, कदीर क्योंकि 302 का जब मामला हो गया 324 का, तो कदीर वहां से रूपोश हो गया। और रूपोश होने के बाद वो जो मकान था इनकी, क्योंकि खाली वालदा रहती है, नवीद असगर साहब की वहां पे वालदा रहती थी। उसके बाद क्योंकि पुलिस जब जाती थी, लाजमी बात है क्योंकि उसका नाम भी मुकदमे में था, क्योंकि फिर इनकी वालदा भी वहां से चली गई। राजा जुल्फकार के जो राजा जुल्फकार हैं, उनका जो भांजा है, उसके मर्डर जब होने के बाद इन्होंने भी केस फाइट किया। फाइट करने के बाद दोनों पार्टीज का जो पीर वकास, पीर बाबर, ये एक फरीक है, दूसरा फरीक है राजा जुल्फकार, मलिक सजाद। ये पीर वकास कौन है? ये वो हैं जिनसे ये 7 मरले का मकान खरीदा गया था? जिनसे खरीदा गया था उनकी वो जो गली है उनमें उनकी गली में और भी प्रॉपर्टी थी। ये कदीर के दोस्त भी थे। अच्छा, ये भी दोस्त थे, मल्लेदार थे आपस में। इनका आपस में मामला मतलब अच्छा, अब मैं ये समझ पा रहा हूँ मंसूर सती साहब कि ये अब सारा जो झगड़ा है, ये जिन लोगों के दरमियान हुआ, ये सब आपस में पहले से जानने वाले थे, और मकान झगड़ा जो है वो एक और प्लॉट पर हुआ। अगरचे ये इस मकान के भी जो खरीदो फरोख्त करने वाले यही लोग थे, लेकिन झगड़ा इनका किसी और प्लॉट पर हुआ। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि नवीद असगर साहब, जिनका ये 7 मरले का मकान है, ये मकान इस कहानी में कहां से आ गया है? तो कसूर तो इनका कुछ भी नहीं है फिर नवीद असगर का, ये तो इस मकान के मालिक है, तो ये 7 मरले का मकान बीच में कहां से इन्वॉल्व हो गया? जहां तक बात ये हुई कि नवीद असगर साहब का मकान वहां था, वहां वकूआ होने के बाद ये इनका मामला ये कहां से इन हुए? जब कदीर रुपोश हो गया, कदीर यहाँ से चला गया, जाने के बाद उसकी इनकी वालदा को भी क्योंकि पुलिस जाती रही, वो अपनी हमशीरा के घर चली गई क्योंकि ज़ईफ उम्र थी, और वो वहाँ पे जाके उन्होंने रिहाइश इख्तियार की। तो ये मकान पीछे बंद हो गया। बंद मीन्स ये कि उन्होंने अपने ताले लगाए, बंद हो गया। दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई। एक आया, उन्होंने एक दूसरे को माफ किया। यानी किस के दरमियान सुलह हो गई? वकास के जो यहाँ के पीर हैं उनके दरमियान, और जो राजा जुल्फकार है, इन दोनों पार्टीज के दरमियान आपस में सुलह होगी। जब सुलह हुई तो इनका पूछा कि मामला क्या है। इन्होंने कहा जी ये तो अब जो इनके पास एग्रीमेंट है, जो हमारी बात हुई राजा जुल्फकार के पास, इनके पास एग्रीमेंट है कि ये मकान कदीर ने इनको बेचा हुआ है। दूसरी जानब जो बयान स्टेटमेंट जो हमारे सामने पीर वकास की डीएसपी न्यू टाउन को एक एप्लीकेशन आई, सबमिट हुई, उसमें कहा कि ये मकान भी इसने कदीर ने फरोख्त किया हुआ है। ठीक है, सही है। अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मकान है ये इनके भाई नवीद के भाई कदीर, उनके दावे के मुताबिक 2 लोगों को बेच दिया, एक वकास साहब को बेच दिया और एक राजा जुल्फिकार को बेच दिया। तो 2 लोगों को ये बेच चुके हैं आपके ख्याल में मकान? मतलब ये इनके दावे के मुताबिक असद ये दावा इनका है। राजा जुल्फिकार का दावा है, जिनके पास बयान एल्फी मौजूद है। हाँ। ये दावा पीर वकास का, जो उसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया, उसका रिकॉर्ड हमारे पास। ओके मंसूर साहब जरा मेरे साथ रहिएगा, मैं एक मुख्तसर ब्रेक मुझे लेनी है, फिर नवीद असगर साहब से पूछेंगे कि क्या ये जो मंसूर सती बता रहे हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए से, क्या उनके ख्याल में भी बिल्कुल यही कहानी है या उसमें कुछ वो उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, वो क्या राय रखते हैं। उसके बाद फिर हम कोशिश करें कि राजा जुल्फिकार साहब जो कि इस मुकदमे के एक और फरीक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, और आफ्ताब बाजवा साहब से भी। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं नवीद असगर साहब, जो इटली के रिहायशी हैं, पाकिस्तानी हैं, वहाँ पर मुकीम हैं, उनसे अब हम बातचीत करेंगे। नवीद असगर साहब, आपके भाई ने आपका मकान 2 जगह पर बेच दिया, उनसे पैसे वसूल कर लिए। अब जाहिर है साइन अंगूठे आपके चाहिए थे, उसके बगैर जो है वो मकान ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था, लेकिन पैसे आपके भाई ने पकड़ लिए और फिर झगड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। तो आपके भाई ने मकान के पैसे वसूल कर लिए, इसका आपको पता था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 92 न्यूज़ का और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है मैं अपना इशू हाईलाइट कर सकूँ। क्योंकि मेरा घर तो असदुल्ला साहब 11 साल से बंद किया हुआ है। मैंने 2004 में ये घर खरीदा है
जहाँ पे मेरी वालदा और मेरा भाई जो था कदीर, जिसका नाम ये जा रहा, वो रहता था। 2004 मैंने घर खरीदा। उसके बाद कदीर का कोई दोस्त यार थे यहाँ में मोहल्ले में, जिनसे ये मैंने घर खरीदा था। वो दोस्त यार भी हो गए, करीब घर भी लिया था, आमने सामने रहाइश थी, दोस्त यार बन गए। फिर कदीर ने कोई प्लाट दिखाया, वो प्लाट का कुछ झगड़ा बन गया इनका। प्लाट का कोई झगड़ा बनाया तो ये राजा जुल्फकार जो था, इसका भांजा असले से लैस होके, जो कत्ल हो गया, असले से लैस होके गली में आया और आके गली में गाली गलोच की, इतनी गलीज गालियां के मीडिया पे बयान भी नहीं की जा सकी। वहां पे लड़के थे जो कदीर मौके पे तो मौजूद नहीं था, जिसका इसने FIR में जिक्र किया, कदीर मौके पे नहीं था। तो उसके दोस्तों ने जो ये सबको गालियां दे रहे थे, उन्होंने लड़कों ने पूछा, भाई क्यों गालियां दे रहे हो आप, क्यों इतनी गंदी, यहाँ पे इज्जतदार लोग रहते हैं, माएँ बहनें बेटियां घरों में, क्यों गा रहे? वो उन लड़कों से भी उलझ पड़ा। वो अब अच्छी जगह पे चला गया, अल्लाह ताला उसकी मक़फ़रत करे। वो उनसे उलझ पड़ा क्योंकि ये बंदे लेके आया असले के साथ, 8-10 किलोमीटर का फासला तय करके आ रहा है, ललकार रहा है लोगों को, गाली गलौज कर रहा है। वो गली के जिन लड़कों ने नवीद असगर साहब ये फायरिंग की और फिर उसके नतीजे में कत्ल हुआ, वो तो रूपोश नहीं हुए, वो तो नहीं भागे, लेकिन आपके भाई क्यों रूपोश हो गए? वो इसको मुशावरत में डाल दिया। मैं तो अब क्या, मैं अपने भाई के बियाह में मैं तो नहीं कर सकता, क्यों चला गया, वो बुज़दिली कर गया, चला गया वहां से, डर गया। उसके बच्चे थे छोटे छोटे, उसने कहा मुझे इस केस में मुलविस करके मुझे फिर ये तो आपसे राब्ते में है? पिछले 11-12 साल हो गए इस वाक़े को, आपका भाई आपसे राब्ते में है कि वो रूपोशी इख्तियार किए हुए हैं? जी मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है अब नहीं, पहले था, उससे राब्ता रहता था, लेकिन वो कोई बात मानता नहीं है, किसी तरफ आता नहीं। उसे कहता हूँ आके ये मसले हल कर, ताकि मेरा घर भी खुले वगजार हो, दूसरे भी मसले हल कर। वो मेरी बात मानता नहीं है। वो कहता है कि मुझे ये झूठे मुकदमे में मुलविस किया, मुझे फजूल में, तो मैं नहीं आता। आपके भाई ने पैसे वसूल किए आपके ख्याल में आपके मकान के 2 लोगों से? मैं आपको बताता हूँ, 2011 में जुल्फकार के बेटों ने और वो मकसूद जो है उसके भाई ने और बंदों ने इसे सरे बाजार पंडोरे से, वो घर छोड़ के चला गया, दूसरे इलाके में, दूसरे मोहल्ले में जाके रहने लग गया। वहां पे इन्होंने भरे बाजार में पंडोरे में उसे फायर किया। बाइक को जा था, रोका नहीं, रुका, बाइक पे फायर किया, वो तो उसकी टायर पे लगा, बाइक गिर गया, इन्होंने पकड़ लिया, इसे पकड़ के ले गए। फिर 2011 में जब इसे लेके गए हैं, 2-3 दिन इन्होंने अपने पास रखा। वहां पे इसे स्टैंप पेपर जो कोर्ट के होते हैं वो इन्होंने साइन करवाए, ब्लैंक स्टैंप पेपर साइन करवाए और से छोड़ दी, जा अपने घर से जाके पैसा लेके आओ, रजिस्ट्री लेके आओ, खुदा जाने ज्वेलरी लेके आओ, नहीं तो फिर ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। थ्रेट किया मैम, हर किस्म का जानी थ्रेट किया मैम। तो वो जो उनसे वो आया, फिर वो उसने फिर निकल गया, वो उसके बाद फिर नजर ही नहीं आया। सही है। अब वो जो इसके बेटे जो हैं वो खुद वकील हैं, वो ऐसा इलीगल काम करते हैं कि ये देखें आपने वहां पे उसे अगवा किया, उससे वो मेरा भतीजा जब FIR कटवाने गया, इसमें थाने में राइट जी। अब ना मेरे साथ रहिएगा, आफ्ताब बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको पूरी स्टोरी सुना दें, आप समझ जाएं कि मामला क्या है, फिर आपकी राय इस पर ले जाए। अब मुझे ये बताइए सर, एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी मुझे तो लग रही है, अभी तक कुछ चीज़ें तो समझ नहीं आ रही। अब जो इनके भाई हैं नवीद असगर साहब के, उन्होंने कत्ल नहीं किया इनके बकौल, और वो 11-12 साल से मफरूर हैं और उनका नाम भी FIR में दर्ज है। लेकिन जिन लोगों ने कत्ल किया, इनके मुताबिक गली के मोहल्ले के लड़कों ने जिनसे ऐसे बहस मुबाहिसा हो गया था, उनका नाम, जो मुद्दई फैमिली है, जो मकतूल है, जो मुतासरीन है, उन्होंने उनका नाम दाखिल नहीं करवाया पर्चे में। तो ये कुछ आपको स्टोरी समझ आ रही है सर, क्या हो रहा है? जहां तक मैं क्योंकि कानून का तालिब इल्म हूं और मेरा क्योंकि क्रिमिनल साइड पे ही सारी वकालत है, और मैं ये समझता हूं कि नवीद साहब भी कोई हकायक असल जो है वो नहीं बता रहे, वो छुपा रहे हैं। और इनको चाहिए कि सीधी बात करें, जो बात है असल हकायक बतानी चाहिए कि मेरा भाई में मिलता भी है, रास्ते में नहीं भी है, कुछ तरह की मुख्तलिफ। फिर ये कहना कि जी वो एक कत्ल हुआ, कत्ल में मेरा भाई मुलव्वस नहीं था और लोग भाई का नाम दे दिया, कत्ल किसी और ने किया। देखिए मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, कुछ हो जाए, पुलिस 2 मुकदमात ऐसे होते हैं, एक मंशियात के, एक कत्ल के, इनमें बेगुनाह लोगों को नहीं रखती। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है, उसमें वो मैंने अक्सर पुलिस अफसरान जो बहुत जी बड़े
एक्सपीरियंस अफसरान को देखा है, उसने कहा कि जिंदगी मौत के इसमें मामले होते हैं, इसमें डेथ की सेंटेंस है दोनों केसेस में, हम किसी ऐसे शख्स को सजा मौत दिलाकर अपने जुमे उसका कत्ल क्यों लें। इसलिए वो तफ्तीशी हजरात या पुलिस अफसर इस तरह के मुकदमात में बेगुनाहों को नहीं मुलवस करते। हाँ, होता है मुकदमे में मेन मुलजम जिसको बनाते हैं वो तो असली होता है, लेकिन अगर किसी ने प्रेशर होता है मुद्दई का कि 2-3 बंदे को ललकारे में डाल दिए, कोई इस तरह हवाई फायरिंग में डाल दिए, इस तरह तो हो सकता है। लेकिन इस तरह ये कहना कि जी मेरा भाई मुलवस नहीं है, बहरहाल ऐसे झूठा मुकदमा नहीं हुआ। आखिर वो भागा क्यों है? अगर वो सच्चा था तो मौके पे रहता, फेस करता, तफ्तीश में शामिल होता, कहता कि जनाब मैंने ये वकूआ नहीं किया। फिर उस इलाके के रहने वाले हैं, लाजमन इनके जानने वाले भी लोग हैं वहां पे, बहुत सारे दूसरे, ठीक है वो बासर है, काउंसलर है या जो भी है उसका रिश्तेदार जो भी हैं, वो लोग जो क्रिमिनल भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं होगा, लेकिन हकायक को तो नहीं छुपाया जा सकता। अब 11 साल इस बात को हो रहे हैं और हकायक को फिर भी मसख करके पेश किए जा रहे हैं। मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही। देखिए, जहां तक मामला है मकान के झगड़े का, एक तरफ वो ये बात भी सामने आई कि इसके भाई नवीद के भाई ने वो खरीद कर 2 दफा उसका पैसे लेके खरीद फरोख्त कर दिया, और फिर वालदा जो रहती थी बेचारी वो भी अब वहां से शिफ्ट हो गई किसी और जगह इन झगड़ों की वजह से। लेकिन ये 2 दफा पैसे लेने, ये भी क्राइम है बहुत बड़ा। भाई जायदाद नाम है नवीद के, खरीदने वाले को भी ये सोचना होता। ये हमारा एक बहुत बड़ा मशहूर मुहावरा है, मुश्तरी होशियारबाज। जिस शख्स ने प्रॉपर्टी खरीदनी होती है उसे सोच समझ के खरीदनी होगी, उसे देखना होगा कि क्या ये असल मालिक है भी नहीं है, रजिस्ट्री इसके नाम है या नहीं है, फिर ये सारी ट्रांजेक्शन होती है। लेकिन इन हालात में अगर इसके भाई ने नवीद बन के शायद वो मकान बेच दिया होगा, तस्वीरी लगानी होती है ना अब दूसरे नहीं, लेकिन वो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये सब लोग आपस में जानने वाले थे, यानी जो पीर वकास जिनसे मकान खरीदा था वो भी जान, और उनसे और भी डील होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी के काम से वाबस्ता थे। आप समझते हैं बाजवा साहब इस बात को कि जो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा होता है वो एक ही लोगों से बाज़ दफा 4 दफा भी डील करता है, यानी एक प्लॉट उसको लेकर दिया, उसी का प्लॉट फिर फरोख्त करवा दिया, फिर उसको एक और प्रॉपर्टी ले दी। जो प्रॉपर्टी के बिजनेसमैन होते हैं वो इसी तरह करते हैं, एक डीलर के थ्रू 10-10 प्रॉपर्टियां भी खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ये लोग तो एक दूसरे के जानने वाले थे पहले से, और झगड़ा जो हुआ वो भी एक और प्लॉट पर हुआ और जद में आ गया ये वाला मकान जो नवीद साहब का था, जो बेचारे 7 समंदर पार बैठे हुए हैं। नहीं, मैं एक बात जरूर करूंगा, क्योंकि नवीद साहब बहर हैं, असल हकायक का इनको इल्म नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर नवीद साहब को कहूंगा कि यहाँ ओवरसीज का एक लॉ बना हुआ है। लाहौर के अंदर उनका एक ऑफिस है, वहां पे एक डीएजी साहब भी बैठते हैं, एक लॉ अफसर बैठते हैं और अफसरान भी बैठते हैं। इनका क्योंकि क्रिमिनल मैटर है, ये बीइंग एज ओवरसीज एक एप्लीकेशन जो है यहाँ पे ओवरसीज जो डिपार्टमेंट बना हुआ है यहाँ पे लाहौर के अंदर सेक्रेटेरिएट में, वहां पे आए, वहां की एप्लीकेशन दें। अगर कहेंगे तो मुझे कहेंगे तो मैं भी इनकी मदद कर दूंगा। एप्लीकेशन देंगे तो वहां पे वो जो अदारा है ओवरसीज के जो मामला को, प्रॉपर्टीज को स्पेशली देखता है, वो बहुत एक्टिव है। मैंने उसकी कारकर्दगी भी देखी है, बहुत अच्छी है। ये नवीद साहब आए, आप कमीशन ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं, ये जो कमीशन ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी है आप उसकी बात कर रहे हैं? ओके, ठीक है, उसमें शायद उन्होंने एप्लीकेशन दी भी है, मेरा ख्याल है, इनसे पूछ भी लेंगे 1910 के तहत। जी ठीक है, बस सही है बाजवा साहब, मैं इनसे, मेरा ख्याल है उन्होंने एप्लीकेशन दी है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, जरा ब्रेक के बाद फिर इनसे पूछ लेते हैं, और जो अपने तजुर्बे की रोशनी में जिन बातों का इजहार आपने किया है इस पर भी इनसे राय लेते हैं, और फिर मंसूर सती साहब से भी पूछते हैं कि मजीद क्या कहना चाह रहे हैं स्टोरी के हवाले से। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अब हमारे साथ इस कहानी के एक और फरीक राजा जुल्फिकार साहब मौजूद हैं, जिनके बारे में भी नवीद असगर साहब बात कर रहे थे। तो राजा जुल्फिकार साहब से 2-3 चीज़ें मुझे पूछनी है। राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि आपका भांजा कत्ल हुआ, जिस पर अफसोस का इजहार यहाँ प्रोग्राम में भी किया गया, ये जो नवीद असगर साहब हैं जो दूसरे फरीक, वो ये कहते हैं कि मेरे भाई ने कत्ल नहीं किया, ये तो मेरा भाई मौके पर मौजूद नहीं था, आप लोग आए, गालियां, आपका भांजा गालियां दे रहा था, असले से लेस था, तो वहां पर मकामी लोगों के साथ, लड़कों के साथ झगड़ा हो गया और उस झगड़े में वो मारे गए। आपका इस पर मौक़िफ़ क्या है? मकान की बात मैं आपसे बाद में करता हूँ। नहीं, ये बात नहीं है, मसला ये है कि मैं मौजूद था उस वक्त। अच्छा, मेरे भांजे को हम गए, हमने उसे कहा आपको कब्जा देते हैं, आओ। हमने उसे बयाना लिया, टाल तोड़ करता रहा, फिर हमने उसको प्रेशर डाला, आओ कब्जा देते हैं। वो मौजूद था उधर, समझ आएगी। फिर उसके बाद हम आगे के
तो थोड़ी देर बाद दूसरी पार्टी आ गई, उन्होंने कहा जी हमारा कब्जा है। तो उसने हमें नहीं बताया, दूसरे पास बंदे को हमने फरोख्त किया है। तो हम जब गए तो वहां पर हमारा झगड़ा गया, तो ये उसको अंदर तो भाग गया। ये जो कब्जे की आप बात कर रहे थे, ये 7 मरले के एक प्लॉट की बात थी या मकान की बात थी? यही मकान की, मकान की। अच्छा, मकान की आपने पेमेंट की हुई थी? पेमेंट जी 40 लाख पेमेंट की थी? 40 लाख मैंने पेमेंट की। अच्छा राजा साहब, आपको पता है इस मकान का मालिक कौन था? सर बात ये है कि इसी आदमी के पास एग्रीमेंट है खरीद का, इसी के नाम भाई के, तो उसने हमसे सौदा किया बचने का, हमें तो नहीं पता। नहीं, लेकिन जब देखें राजा साहब, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप तो माशाल्लाह साहब का काउंसलर भी रहे हैं, आप समझदार आदमी हैं, आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कागजात चेक करते हैं ना, बयाना देते हुए कागजात चेक कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि इसका मालिक जो है वो नवीद असगर है और आप पेमेंट कर रहे हैं कदीर को, तो ये आपने क्यों किया? आप मेरी बात सुने, बात यह है जो कदीर नवीद है ना, ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे सरकार के साथ घर है, तो हम बहुत एक दूसरे ट्रस्ट करते हैं, समझिए। तो इसलिए इस बात की हमें तो ये नहीं पता था भाई के नाम करा दिया है, तो इसलिए हमें वो कागजात दिखाए पिछले जो खरीद के हैं, और ये मैंने मकान खरीदा जी, मैं भेजना है, मैंने बयाना पैसे दिए, मैं इसने कहा ये जब बयाना ले गया फिर भाई आ गए, मैं आपके पास रिसीव करा दूंगा, समझिए। अच्छा, तो ये आपने 40 लाख रुपया दिया, किसी और ने भी इनको पेमेंट की थी? मतलब इससे 2 दावेदार? क्या कौन जी? मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस मकान की आपने पेमेंट की 40 लाख रुपया, कदीर को इसकी पेमेंट किसी और ने भी की थी? हाँ, और ने भी की थी, इसने दोनों से पेमेंट ले ली, दूसरी पार्टी से भी, हमसे भी, समझे। वहाँ उनका हमारा आपस में लड़ाई होगी, ये वहां से अंदर से भागे सर। मैं और ये फायरिंग किसने की थी? आपका भांजा किसकी फायरिंग से मारा गया? उसकी अपना वकास की फायरिंग से मारा गया। वकास की फायरिंग। तो आपने फिर कदीर को क्यों मुलव्वस किया इस मुकदमे में? बात ये है जी, कदीर हमें लेके कदीर गया वहाँ पर, ये साजिश कदीर की है। अच्छा, तो आपने मरवाया उनसे मिलकर? ठीक है, सही। आप ये कहते हैं, अच्छा आपके ख्याल में वकास जो है वो मर्डरर है और कदीर उनका मुआविन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बात। अच्छा, ये बताएं, वो जो 40 लाख रुपए आपने पेमेंट की थी, उसकी आपके पास कोई तहरीरी सबूत मौजूद हैं? उसके साइन अंगूठे किए थे आपने? मौजूद है जी। अच्छा, मगर आपने साइन अंगूठे उनसे तो ले लिए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि प्रॉपर्टी का मालिक असल कौन है? तो ये है कि उसी ने खरीदी है, उसी ने बेची है, समझिए। तो हमें ये पता थोड़ी उसने भाई के नाम करा दी। अच्छा, सही है। नवीद असगर साहब, अब मुझे ये बताइए कि आप वो ये कह रहे हैं कि ये 40 लाख रुपए हमने उनको अदा किए, और हमारा चूंकि उनके साथ एक ताल्लुक था, ट्रस्ट था, उन्होंने कहा कि ये मेरे नाम प्रॉपर्टी है, हमने उनको पैसे दे दिए, लेकिन जब हम कब्जा लेने के लिए गए तो फिर असला कायक हमारे सामने आए, तो है मुमकिन आपके भाई ने ये फ्रॉड किया हो? आपने अपने भाई से पूछा? सर 2004 में असदुल्ला भाई, 2004 में घर मैंने अपने नाम पे लिया है, आज तक वो मेरे नाम पे है। सही है। 2004 में मैंने खरीदा है, आज तक वो मेरे नाम पे। दूसरा सेकंड ये कह रहा है वकास ने बंदा मार दिया, वकास ने नहीं मारा, वकास का नहीं मारा। दूसरा ये कह रहा है, अच्छा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जाग कहता हूँ, ये मुझे ना यार, मैं तो एक सादा सा बंदा हूँ, तो ये खुदा जाने। इसे आपके साथ लाइन पे है, कुराने पाक पे हाथ रख के कह दे 21 करोड़ अवाम देख रही है पाकिस्तान की, कि जो कह रहा है सच कह रहा है, तो मैं कहूँगा ठीक कह रहा है। नहीं, खैर ये हमारा प्रोग्राम है, ये अदालत नहीं है, ये कुरान पाक में हाथ तो आपने अदालत में जाके रखना है। लेकिन मैं आपको कहते हैं ना, तो मैं तो सच्चा हूँ तो मैं रखूंगा, मैं मुसलमान अगर ये रख देता है तो मैं तो यकीन करूंगा, मैं कहूँगा। आप किस बात पे हाथ रखेंगे कुरान पाक पे? इस बात पे कि आपके भाई ने पैसे नहीं लिए? मेरे से कहता है कि घर मेरा है, मैंने लिया, मेरे नाम पे है, मैंने नहीं, वो तो ये नहीं कह रहे कि आपके नाम पे नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि आपके भाई ने हमसे पैसे वसूल किए ये मकान हमें फरोख्त करने के, यानी आपके भाई ने जालसाजी की। तो वो ये तो नहीं कह रहे कि आपके नाम पर नहीं है। तो उसका वसूल मेरा घर भी बंद कर लिया, तू मेरे जाके भाई से पैसे वसूल कर, वो मेरे घर को क्यों बंद किया 11 साल से? और मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, आपके बच्चे पाकिस्तानी। अच्छा, अब ओके, आफ्ताब बाजवा साहब, अब यहाँ पर मुझे जरा कानूनी राय दीजिएगा कि एक शख्स ये कहता है कि भाई अगर किसी ने मेरे मकान पे फ्रॉड किया तो वो मेरा भाई है, जाके मेरे भाई को पकड़ो, मेरा मकान क्यों बंद किया हुआ है? इसकी लीगल पोजीशन क्या है इस दावे की, बाजवा साहब? हेलो जी, बात सुन, अब मेरी बात सुन। एक मिनट राजा साहब, राजा जुल्फिकार साहब, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिएगा जरा। आफ्ताब बाजवा साहब की राय ले लूं, फिर मैं आपकी राय लेता हूं। जी बाजवा साहब। अब देखिए, अब क्योंकि नवीद साहब का
आपके सती साहब का और राजा साहब का मौकफ आ गया सामने जी। अब बहुत सारी चीजें जो हैं, बातें जो हैं अय्या हो चुकी हैं। राजा साहब का ये कहना कि 40 लाख रुपए देके मैंने वो मकान खरीदा जी। एक बात ध्यान में रखें कि राजा साहब आम बच्चे छोटे से नहीं है, एक काउंसलर हैं, माशाल्लाह इलाके के बहुत समझदार और सियाने लोग हैं जी। ऐसा शख्स किस तरह 40 लाख किसी को देगा जब तक उसके डॉक्यूमेंट नहीं देखेगा, जब तक उसको फिर कब्जा, हमेशा बैठ के घर के अंदर होता है जी लें ये पेमेंट लें और ये कब्जा लें, ये तरीकाकार होता है, ये भी समझते हैं, मैं भी जानता हूं और जमाना भी जानता है। और फिर जब तक डॉक्यूमेंट सामने ना हो, उसमें ट्रांजैक्शन होती है, स्टाम्प लिखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट पे वेरिफिकेशन होती हैं, गवाहान मौजूद होते हैं, तो इन हालात में राजा साहब का मौकफ मुझे कोई दुरुस्त साबित नहीं होता नजर आता। फिर दूसरा इन्होंने खुद कह दिया कि वो कत्ल तो जो इनका भाई है वकास जो है वो वकास ने कत्ल किया था, कदीर जो है नवीद का भाई उसने नहीं किया, लेकिन इसकी ईमा शामिल है उसमें। वो तो ईमार का मुल्ज़िम इन्होंने बना दिया इसलिए ताकि वो प्रॉपर्टी को हथिया सकें। राजा साहब मैं माफी चाहूंगा क्योंकि राजा जुल्फ़िकार साहब का जो मुझे नीयत नजर आ रही थी वो यही इस कत्ल में उसके भाई को नवीद को मुलव्वस करने की, ताकि मैं इसको प्रॉपर्टी पे कब्जा कर इमा पे या जिसको हम जी साजिश में या इमा पे, ताकि मैं प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकूं। असल में कत्ल झगड़ा इनका उसके वकास के साथ है, इसको मुलव्वस करना ये बदनीति नजर आ रही है सामने, और मैं समझता हूँ ये गलत है और ऐसे मुकदमात में ऐसे होता है और ये किया जाता है। और जब एक पता हो कि एक बंदा मुल्क से बाहर है, असल मालिक जो है वो आना नहीं है, भाई है, उसको भी भगाना है यहाँ से, फिर उस पर झूठा मुकदमा जरूर दर्ज करवाया जाता है। इन हालात में मैं माफी चाहूंगा, मेरा क्योंकि किसी पार्टी से कोई तल्लक वास्ता नहीं है, जो बातें मैंने सुनी है मैं उनके हक़ाइक़ की रोशनी में बात करूंगा कि राजा जुल्फ़िकार साहब खुदा के लिए ये कब्जा माफिया छोड़ दीजिए, खुदा के लिए जो लोग मुल्क से बाहर हमारे लिए कमाई करते हैं, मुल्क के लिए वहां पे अपनी रात दिन मजदूरियां करते हैं, उनकी जो कमाई है उसके हम मुहाफ़िज़ हैं। लिहाजा मैं नबी साहब को कहूंगा, नबी साहब आप तशरीफ लाएं, आफ्ताब बाजवा आपकी मदद करेगा और आपको कमीशन जो है बना हुआ ओवरसीज का उसमें आपको इंसाफ दिला जी। मंसूर सती साहब आइए, आप मुझे नजर आ रहा है कि आप सच्चे हैं जी। मंसूर सती साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं राजा जुल्फ़िकार साहब का मौक़िफ़ लूं जी। हेलो बाजवा साहब की बात के सेकंड में जी। मंसूर सती राय साहब अगर कुछ कहना चाहते हैं वो कह लें, मैं फिर बताता हूं। चलें जी। राजा जुल्फ़िकार साहब जनाब बात ये है कि हम लफ्ज़ देने के लिए तैयार हैं, बात समझिएगी, आप मेरे सामने बैठ के बात करें। हम किस चीज का हलफ देने के लिए तैयार है सर? हम दिए हैं पैसे उसको सर। अच्छा, एक चीज होती है कानूनी इस्तिलाह होती है मुश्तरी हुशियार बादशाह, भी बाजवा साहब इसका जिक्र कर रहे थे, यानी आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप देखभाल के प्रॉपर्टी के पैसे दें, आप किसी अननोन आदमी को पैसे दे दें। हमारे मल्लेदार हैं, मेरे बड़े अच्छे तलगात हैं इनके, तो हमारे एतमाद किया है इस बार। इसमें ये मुझे ये बताइए सर, एक आदमी आता है, ये आपका एतमाद का आदमी है, वो आपको किसी भी मकान पे मेरे मकान पे ले आता है और कहता है कि ये मेरा मकान है, इसके पैसे मुझे दे दो और मैं आपको फरोख्त करता हूं, आप क्या उसको पैसे दे देंगे? और अगर दे देंगे तो इसमें मेरा क्या कसूर होगा कि मेरा मकान कोई बंदा खड़े खड़े आपको बेच के चला गया? बात ये है कि आपकी वजह से बेचेगा ना, आपका वो ट्रस्ट होगा, जब एग्रीमेंट हुआ है ना वो भी उसी के नाम है, इसके भाई कदीर के नाम, हमने उसी कहा मैं खुद खरीदा है, ये तो हमें बाद में पता चला है इसका। सर मुझे एक बात बताइए, बयाना जब आप करते हैं आप कोई फर्ज चेक करते हैं या उसकी कॉपी देखते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं? आपने देखे थे? बयाना जब हुआ है ना, इसलिए ये मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है, तो ये बाद में पता चला इस भाई के नाम ड्यूटी चाहिए। राजा साहब मैं आपकी बात मान लेता हूं कि आपने 40 लाख रुपए दिए, मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूं कि वकास ने आपके भांजे को कत्ल किया, और मैं ये भी मान लेता हूं कि राजा जुल्फ़िकार उसका मुआविन था, उसको सपोर्ट कर रहा था, मगर मुझे ये बताइए नवीद असगर का क्या कसूर है सारे में, जिसका मकान है, जिसने पैसे खर्च किए? एक जगह बहुत जगह नहीं, आप दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज कट रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सी जगह खरीदी है यहाँ पर, तो फिर तो वो कोई उसके पास है, लीडर के पास नहीं, तो अगर खरीदी है और उसके पास है तो उसमें क्या उसने क्या गलत काम किया है? सर बात ये है ना कि जब है तो ये सामने आ जाता है, वैसे साइड में रहता है। अब मैं देखो हम ये चलेंगे सिविल कोर्ट में भी, बात हम ये को बात कर रहा हूँ, तो उसके खिलाफ हमने पार्टी नवीद को भी बनाया और उसको दूसरे को बनाया। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, मुख्तसरन ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस कहानी के मजीद जो हकायक हैं वो आपके सामने रखते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। जी मंसूर सती साहब। सबसे पहली बात है असद, ये जो मकान है 7 मरले का मकान, इस पे कब्जा किसी का नहीं है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, दावे से कि उस मकान पे ताला लगा हुआ था, और ताले में कब्जा होता है कि किसी के घर जाके बैठ जाना या वो जाना। इन्होंने राजा जुल्फकार साहब का भांजा कत्ल हुआ उसमें, उस हवाले से इन्होंने बाहर वहां पे चॉकिंग करके ली कि ये पुलिस को मतलूब है, तो इस हवाले से इसका लेन देन कोई ना करे। जहां तक कब्जे की बात आती है तो जो स्टाम्प पीर वकास ने स्टेटमेंट लिख के थाने में दी है, उसमें दावेदार कब्जे का वो है। मैं यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन में जहां तक की बात है, उस FIR में वो मौके पे मौजूद नहीं है। कदीर मौके पे मौजूद नहीं है, 1 नंबर। नंबर 2, ये कहते हैं बुलाया उसने था, सुलह मारा था, मर्डर हो गया। हम देखिए इसमें जान गई है। मैं इस मामले में उनका इनकी सुलह भी हो गई है, इस मामले में नहीं जाते कि किस तरह हुआ किस तरह नहीं हुआ। FIR हुई। बात करते हैं मकान की। मकान की जहां तक बात है, एक ये मेरा सवाल राजा साहब से है कि राजा साहब ये बता दें कि एक मकान आप 40 लाख रुपया बयाना देकर खरीदते हैं, पीर वकास वही मकान 27 लाख रुपए का खरीदता है, क्यों? सही है। एक 7 मरले का मकान है, आप 40 लाख रुपए देते हैं, दूसरा 27 लाख रुपए देता है। और आप पीर वकास को पहले से जानते हैं, और आपको एक खेल में नहीं है कि पीर वकास भी इसी मकान को खरीद रहा है। चलो जी राजा साहब मुझसे बात कर रहे हैं यार। बात ये है कि हमें पहले तो नहीं पता चला ना, ये तो बाद में पता, जब बंदा मार गया पता था, पहले तो हमें नहीं पता था। और नंबर 2 से असद जी मंसूर सती है कि तो ये पता करो ये मौजूद था तो उस वक्त भाग गया वहां से। लेकिन वो FIR जो है उस पे मंसूर सती साहब कह रहे हैं, उस पे लिखा है कि ये वो मौके पर मौजूद नहीं था। बात ये है कि जिस वक्त बंदे का हाफजा कहाँ ठीक होता है, जब ये हालात हुए। जी मंसूर सती साहब आपको तमाम काम करेगा, वो मकान जो प्लाट लिखा गया। जी मंसूर सती। अच्छा बात ये है कि मैं ये यहाँ पे हम इस बात पे जो दावा राजा जुल्फकार साहब का है, जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उस पे मैंने देखे हैं, मैंने पढ़े हैं। मैं उनको ये नहीं कह सकता कि गलत है, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि किसी जब बंदा कोई ना हो तो पुरानी डेटों में स्टाम्प निकल आते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है। जितनी आप मुझे असद में आपके नाम की प्रॉपर्टी हो पिंडी में, मैं आपको भी यहाँ से स्टाम्प करवा के दूंगा, यहाँ से आपकी रजिस्ट्री आपके नाम, आप नहीं होंगे आपके नाम रजिस्ट्री करवा देंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ बहुत कुछ होता है, यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा चलता है, ये तमाम चीजें। अच्छा मंसूर सती साहब, अभी आपने कहा कि इस मकान पर कब्जा किसी का नहीं है, ताला लगा हुआ है। ये ताला किसका लगा हुआ है, चाबी किसके पास है? पीर वकास के पास। पीर वकास के पास। तो एक तरह से फिर पीर वकास का कब्जा हुआ इस पर? देखिए नहीं, पीछे मकान इन्होंने खोला था, पीछे मकान इन्होंने खुद, इनकी सिस्टर गई थी नवीद की, ठीक है, इन्होंने मकान वहां पे खोला था। वहां पे मसला ये है, अमन अमान की भी सूरत हाल है। देखें अगर ये जाके वहां पे कोई बंदा जाता है, फिर झगड़ा हो जाए, फिर लड़ाई हो जाए, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? पुलिस तो नहीं, पुलिस बात जाएंगे ना। देखें इसका मामला, अभी इसकी लीगल पोजीशन, इसका लीगल पोजीशन तो यही है ना कि इस मकान का जो मालिक है वो नवीद असगर है। नवीद असगर जब आए चाहे आकर इस मकान के अंदर बैठ सकता है, ये इसकी लीगल पोजीशन है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता कानूनी तौर पर। कोई रोक नहीं सकता, नवीद असगर का मकान है। तो फिर नवीद असगर साहब, अगर ये आप आते क्यों नहीं है इस मकान को? आप ये तो आप आकर इस मकान का दावा क्यों नहीं करते, इस पर कब्जा क्यों नहीं करते? आपकी सिस्टर कह रहे हैं आई भी थी यहाँ। जी मैं आपको बताता हूँ, आके पीर वकास ने कोई वहाँ पे आते हैं, दरवाजा खोलती हैं, सिस्टर मेरी जाके ताला कटवाती हैं, ताला कटवा के तो अगले नेक्स्ट दिन जाते हैं तो ताले के ऊपर दोबारा ताला, और आपके पास फुटेज है वो मकान के ऊपर जो उन्होंने दोबारा लिख देते हैं, दीवारें साफ कर रंग करवाते हैं, दोबारा जाके उसके ऊपर ये अपना नाम लिख के आता है। मुझे वहाँ पे दहशतगर्द पता नहीं क्या फजूल लिखे हुए हैं, मुझे दहशतगर्द लिखता है और नीचे अपना नाम लिखता है, राजा जुल्फकार की तरफ से ये बंद है, इसे कोई। वैसे आपस की बात है नवीद असगर साहब, आप इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार अपने भाई को किसी हद तक भी नहीं समझते कदीर को? सर मैं कहता हूँ अगर मेरे भाई ने अगर कोई गलत काम किया है ना, असदुल्ला भाई, अगर कदीर ने कोई गलत काम किया है ना, पाकिस्तान में कानून भी है, सारा कुछ है, अगर उसने कोई गलत काम किया है उसे यार तुम उस कानून के मुताबिक। मंसूर सती साहब, अगर इस सारे में चूंकि पीर वकास जो है वो भी सामने है, राजा जुल्फिकार भी सामने है,
अगर कदीर सामने आ जाए तो ये पुलिस इस केस को रिजॉल्व कर सकती है, तो ये कहाँ रूपोश है? क्यों नहीं अभी तक पकड़ा जाता? इनका भाई जो है वो अगर मुकदमे में नामजद भी है तो क्यों सामने नहीं लाया जा रहा अभी तक? आपको इस सारे वकूए की देखें, लड़का ये जो कदीर है, अब उम्र का मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन के इंतहाई इन्वेस्टिगेशन आदमी है, ठीक है। उससे ये काम या उसकी मुशावरत से या जो भी उसके जिम्मे ये पड़ा हुआ जो मामला हुआ 302 कत्ल, वो इस डर के वजह से वो भाग गया। आपके ख्याल में उन्होंने पैसे नहीं पकड़े दो पार्टियों से इस मकान के? इस बात पे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अपनी अपनी पार्टी दावेदार है, ये तो वो बता सकता है ना कदीर ने लिए या नहीं लिए। नहीं तो ये कहाँ रूपोश है पुलिस के मुताबिक? पुलिस ने क्या उसको पकड़ने की, ढूंढने की कोशिश की है? देखिए, ये इनका जब एक मामले में सुलह हो जाए ना तो पुलिस वो मामला ठंडा पड़ जाता है। इन दोनों पार्टीज की सुलह हो चुकी है, लेकिन अब जाहिर है वो सुलह तो हो चुकी है, लेकिन मकान का जो दावेदार है उसका तो इंसाफ नहीं इसको मिला ना। हेलो, देखिए मकान हेलो जी राजा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं सर मेरी बाजवा साहब के पास जाऊं। जी सर, बात ये है, इनसे ये पूछो आज 10 साल के बाद तो याद आई आपको? ये आप मकान है 10 साल बाद, 10 साल क्यों चुप रहे? क्यों चुप रहे थे 10 साल? मैं हर जगह 10 साल क्या करते रहे? 10 साल ही में एप्लीकेशन दे रहा हूं। ये आप खुद करते हैं, आप 10 साल क्या करते थे? हम बैठे हैं, आप कदीर नहीं आता, आप आए हैं पाकिस्तान में, ये हमें नहीं मिले। अच्छा आफ्ताब बाजवा साहब, इस मसले का हल क्या देखते हैं सर आप? आपके ख्याल में कैसे एक मालिक को, असल मालिक को उसका मकान मिल सकता है जिसमें वो जाके बैठ सके? सर बात ये, आप कदीर को सामने लाए, इनको सामने लाए, बात खत्म। जी आफ्ताब बाजवा साहब, कदीर के सामने आए बगैर तो मसला हल नहीं होगा। वैसे ये मैं एक गुजारिश करूं, आखिरी खुतबा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बाप के जुर्म का भाई या भाई के जुर्म का बेटा या माँ के जुर्म की बेटी जिम्मेदार नहीं है। लिहाजा अब अगर नवीद के भाई ने कोई जुर्म किया है कदीर ने, तो नवीद का क्या कसूर है? एक दूसरा, अगर नवीद चाहता है अपना मकान लेना तो आए, मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ओवरसीज कमीशन मौजूद है, बड़े बड़े कब्जा माफिया से हमने कब्जे वापस दिलवाए हैं, हमने बड़े बड़े कब्जा माफिया से ओवरसीज पाकिस्तानियों को कब्जे वापस दिलाए हैं, उनको हक दिलाया है, हक मिल सकता है। और हमारे मुल्क में बहुत वाज़ेह कानून मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बता दूं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत वाज़ेह कानून मौजूद है, यहाँ पे कब्जा माफिया को माफी नहीं है। ये लोग जो हमारे राजा साहब 1 मिनट में रहते हैं, वो अपनी बात ये है, आप ये बताएं कि 10 साल क्या करते रहे, क्यों इन्होंने किया? वो सर ये एक गैर अहम सवाल है कि ये 10 साल क्या करते हैं। वो कह रहे हैं मैं तो हर फोरम पे जाता रहा हूँ, 10 साल तक भी कोशिश करता रहा हूँ। वो अलग बात है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को इन्होंने इस्तेमाल किया 10 साल बाद। हम इसके पीछे किए, ये खुद नहीं आया नवीद। चले बात खत्म हो गया मेरे पास। नवीद साहब, अब आपके लिए आप तजवीज़ ये किया आफ्ताब बाजवा साहब ने कि आप ओवरसीज कमीशन पाकिस्तान के दफ्तर में जाएं, वहां पर आप एक दरख्वास्त दें और आपके मसले को हल करने के लिए वो एक बेहतरीन फोरम है, ये आफ्ताब बाजवा साहब ने जो है वो राय दी है। अब ये जाहिर है इसको किसी फोरम पर बैठ के मसले को हल किया जा सकता है, लेकिन एक बात ठीक है कि नवीद जो कि इटली में मुकीम है, वो इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उनके भाई ने अगर पैसे पकड़े भी हैं तो भी इनका कोई इसमें कसूर नहीं है। बहरहाल इनका कब्जा इनको मिलना चाहिए। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, आफ्ताब बाजवा साहब आपका, मंसूर सती साहब, राजा जुल्फ़िकार साहब, असगर साहब, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। यह आज का प्रोग्राम था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।